कुत्ते और बच्चे एक साथ बड़ा करना, जितनी खुशी मुझे हुई है, और ये प्री मैच्योर थे क्योंकि ट्विन ज़्यादातर होते हैं ऐसे, लेकिन हमने कभी भी डॉग्स को बच्चों के कमरे में जाने से मना नहीं किया। मुझे अपने 2 साल के बच्चों में कंपैशन दिख रहा है। मैंने हेल्प इन सफरिंग में जाके अपने 5th मंथ में सर्जिकल असिस्टेंस सीखा। वहीं पे मेरा वाटर ब्रेक हुआ और मैं डायरेक्टली सेंटर से अस्पताल गई हूँ। जो मेरा टीम कह रहा था कि मैं चाहती हूँ जब मैं बड़ी हूँ तो मेरे ऑफिस में हमेशा कुत्ते रहेंगे। दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क जो यूनिवर्सिटी के पास है, वहाँ से कुत्ता बीडी एस्टेट एक रात पहले पहुँच जाता था। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लोरा फौना बाय मिशिका। तो आज मैं आपको एक बहुत स्पेशल जगह लेकर आई हूँ जो कि है एक एबीसी सेंटर, और हम यहाँ पे मिलेंगे आयशा मैम के साथ। उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, उन्होंने ये एबीसी सेंटर क्यों स्टार्ट किया और एबीसी सेंटर होता क्या है, यहाँ पे ऐसा क्या होता है, वो सब की डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। जिम्मी हेलो आयशा मैम, कैसे हैं आप? हाय, थैंक यू सो मच मिशिका फॉर कमिंग एंड कवरिंग आवर मैड स्टोरी। तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि मतलब आप क्या करते हैं। और तो मैं पिछले, अब हमारा 9वां साल है, इनफैक्ट सितंबर 24 को हमारा 9th बर्थडे होगा। मैं नीबरहुड वूफ की मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ और अब हम प्योरली स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन और एंटी क्रूअल्टी पर फोकस करते हैं। वो हमारा मेन काम है। आपकी लाइफ में मतलब ऐसा क्या हुआ जो आप एनिमल लवर बने और एनिमल वेलफेयर को एज अ पैशन चूज किया? तो जानवरों से और ख़ासकर कुत्तों से प्यार तो बचपन से ही रहा है। मेरी माँ मुझे बताती है कि बहुत, जब मैं कुछ महीनों की थी तो वो मेरे पिताजी के बॉस के घर में एक पार्टी में गए थे और वहाँ पे ग्रेट डेन थी। और वहाँ पे उन्होंने मुझे, बॉस ने बोला बहुत सेफ़ है, खुद माँ है, ये बन चुकी है पहले, तो इसको बहुत तजुर्बा है बच्चों का ख्याल रखने में, आप सेफ़ फील कर सकते हो। तो मेरी माँ मुझे कभी बिस्तर पे नहीं सुलाती थी क्योंकि उनको डर था कि मैं गिर जाऊँगी। तो उन्होंने मुझे नीचे सुला लिया था। उसी कमरे में कुत्ता था, वो हर 5-10 मिनट आके देख रही थी। तो कुछ 10 मिनट देखा, इतनी देर बेटी रो नहीं रही, गई देखने, तो मैं रोल करके, इसीलिए वो मुझे बिस्तर पे नहीं रखती, रोल करके जाके ग्रेट डेन पे सो गई थी। और वो भी ठीक थी, मैं भी ठीक थी, मैं उसके मुंह के साथ खेल रही थी। तो दादा दादी, नाना नानी, पूरा परिवार बचपन से घर में कुत्ते रहे हैं, प्यार रहा है उनके साथ। मुझे याद है 10 साल की उम्र में मैंने एक बार अपने दादाजी, मेरे पापा और मम्मी दोनों काम करते थे, तो ऑफिस जा रहे थे और मैंने बोला अपने दादा को, हम गर्मी के मौसम में, दिल्ली में आप जानते हो कितनी गर्मी होती है, तो हम लोग उनके पास ये बहुत अच्छा मार्बल का फ्लो था और वो बिल्कुल साइबेरियन कूलर जिसमें डक्ट होता है, तो बिल्कुल ठंडा घर,
और उनको आम खाना बड़ा अच्छा लगता था। हम बैठ के आम खा रहे थे और उन्होंने बोला कि मैं उनको कह रही थी कि मैं चाहती हूँ जब मैं बड़ी हूँ तो मेरे ऑफिस में हमेशा कुत्ते रहेंगे, और क्योंकि ये मुझे ऑफिस नहीं ले जा पाते और ना डिगा को, हमारा जो डॉग था, ना उसको ले जाते हैं, तो जब मैं बड़ी होंगी मेरे ऑफिस में मैं इतना मिस करती हूँ ना, अगर मेरे दादाजी देख पाते कि कुत्तों का ही ऑफिस बन गया है वो। और सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें मेरे लाइफ में, तो बड़े हुए हैं जानवरों के साथ में तो उनके दुख दर्द समझना। डिगर ने एक बार मेरे भाई को एक दूसरा कुत्ता काटने, वो एक जर्मन शेपर्ड था, उसको बांध के रखा जाता था घर में, वो आके मेरे भाई को काटने वाला था और हमारे घर में जो डॉग था वो जाके बीच में खड़ा हो गया, कुत्ते ने उसे काटा, मेरे भाई को बचाया। तो ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ हैं। मेरे दादाजी के पास अपने बचपन की, गांव की इतनी सारी कहानियाँ हैं कुत्तों को लेकर। मेरे पापा और ताऊ बड़े हुए थे, उसमें भी एक उनकी डॉग दोनों को बिस्तर पे अलग करते थे कि झगड़ा कर रहे हैं 2 भाई, तो बीच में जाके वो उनका झगड़ा रोकती थी। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। लाइक मेरे फादर और मेरे ताऊ जी की लड़ाई होती थी तो हमारी एक जिन्नी डॉगी होती थी, जर्मन शेपर्ड, वो बिल्कुल बीच में आ जाते, दोनों को भौंक देती, दोनों चुप हो जाओ, कोई नहीं बोलेगा। हाँ, और दादाजी की कहानियां आप इमेजिन कर सकते हो ना कि एक बिल्कुल शौक से बताते थे। उनकी एक कहानी थी कि मेरे ताऊ जी कुरुक्षेत्र पढ़ाई करने गए और उनको एक रात पहले पता चल जाता था कि मेरे ताऊ आने वाले हैं, बस पे बैठ गए हैं, क्योंकि दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क जो यूनिवर्सिटी के पास है, वहाँ से कुत्ता बीडी एस्टेट एक रात पहले पहुंच जाता था। तो कुत्ता देख के वो कहते थे अच्छा सुनील आने वाला है। तो ये कहानियाँ सुन के तो वैसे ही एक वफादारी दिल में पैदा हो जाती है। जब मैं कॉलेज में थी तो कोई अपने दादाजी के साथ रहना नहीं चाहता, तो मैं बिल्कुल 500 मीटर दूर एक अपार्टमेंट में स्टूडेंट्स के हम शेयर करके रहते थे उसमें, और उसमें जो एक डॉग था उसका नाम मैंने लॉन्ग स्नाउट रखा था। वो मेरे पीछे पीछे हर जगह घूमता था, यहाँ तक कि एक दिन मेट्रो के गार्ड ने मुझसे पूछा, उनको लगता था कि मेरे घर से कोई छोड़ता था, तब दिल्ली इतना अभी भी नहीं है, खैर लड़कियों के लिए सेफ नहीं होता था, तो मैं रात को अकेले 7:30-8 बजे अगर मेट्रो लेके वापस घर, मेट्रो मेरे घर से कुछ 200 मीटर दूर था, ये कुत्ता अगेन मेरे मेट्रो से, जब मैं उतरती थी मेट्रो से तो सामने होता था, तो गार्ड को लगता था कि कोई घर से छोड़ता है उसको, मैं फोन करती हूँ और वो आके मुझे पिकअप करके, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मेरे पड़ोसी उसको एक्चुअली मारना चाह रहे थे क्योंकि बड़ा था, अल्फा मेल था, देखकर लोग डर जाते थे। और एक दिन एक बच्चा दौड़ रहा था, बच्चे और कुत्ते में बहुत दूरी थी, लेकिन उन आसपास के लोगों का कहना था क्या आप चाहते हो कि काट ले, हम काटने का इंतजार करें। तो तब मेरे पास ना एजेंसी थी ना आग अंदर दिल में तो थी, लेकिन मैंने सोचा मैं इसको मरने नहीं दे सकती, तो डंडे लेके निकले थे कि हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया और उनसे पूछा अच्छा क्या करूं। उन्होंने बोला आप मेरे पिताजी को फ़ोन करो। तो मैंने अपने दादाजी को फ़ोन किया। रिक्शा में लॉन्ग स्नाउट और उसकी वाइफ तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हार्टी, वो उस पर बहुत रोब जमाता था अपना, वो उन दोनों को मैं अपने दादाजी के घर छोड़ के आई। 2 घंटे बाद उन्होंने फ़ोन किया कि बेटा ये तो टिक नहीं रहा। तो मैंने बोला इसको बाहर थोड़ा सा गार्डन में घूमने दीजिए। वो गेट 7 फुट का गेट टाप के 20 मिनट में मेरे घर के सामने पहुंच गया। तो फिर हमें लगा कि इसके लिए हमें एक अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी, एंड आयरॉनिकली वो एक चिल्ड्रंस होम गया, जहाँ पे एक जगह में ये लग रहा था कि वो बच्चों को काटेगा, इंस्टेड वो एक चिल्ड्रंस होम में गया, जहाँ पे जो चलाती हैं उस जगह को, वो उनका ये मानना है कि हमें पीसफुली कोएग्जिस्ट, सिर्फ कुत्ते क्यों, बाकी जानवर, पेड़ पौधे, ये सब बहुत ज़रूरी है, और इनकी इम्पोर्टेंस हम अगर भूलेंगे तो हम ही पछताएंगे। और ये बच्चों को शुरुआत से ही सिखाया जाता है। ये नहीं है कि आपको कुत्ते से प्यार करना है, लेकिन साथ में रहना है, उसको भी आपको भी। ये नहीं है कि हमें नहीं पसंद तो मार दो। तो वहीं पे ये परवरिश होती है। तो ये कुत्ता वहाँ गया, बच्चे भी समझ गए कि शेरू के साथ पंगे नहीं लेते, वहाँ पे उसका नाम शेरू बन गया।
7 साल मेरे अंदर ये गिल्ट रहा कि मैंने उसे छोड़ दिया, वो मुझे याद करता होगा। 7 साल लगे मुझे जाके उसे फिर मिलने में। जब मिलने गई वो ऐसे घूम के मिला जैसे कुछ मतलब इतने साल बीते ही नहीं, वैसे ही आके कूदा मेरे ऊपर जो पहले करता था हरकतें। वहाँ पे भी वो लड़कियों को ट्यूशन छोड़ने जाता था, मतलब सब जानते थे कि शेरू के साथ वो अपना उसका हाँ सेफ है, और वो उसका एक तरीका है सबको सेफ रखने का। वहाँ जाके बच्चों को मेरे बारे में पता चला। वो बच्चे सोच रहे हैं ये आई हैं एक चिल्ड्रंस होम में और इनको मतलब ज़्यादा कुत्तों से है। तो उस वक्त हमने वहाँ के जो 2-3 बच्चे हैं वो एक बार ग्रेजुएट कर गए वहाँ से, वो एक्चुअली नेबरहुड वूफ में काम करने आए। तो अ लॉट ऑफ वाई नेबरहुड वूफ की हैंडलिंग इतनी अच्छी है वो इसीलिए है क्योंकि ऐसे लोग हैंडल करते हैं जो बचपन से ही जानवरों के बीच में रहे हों, तो इसीलिए वो उनके साथ मारपीट कर ही नहीं सकते। तो शेरू की कहानी और एक और ब्यूटीफुल स्टोरी, हमने एक डॉग जिसका नाम रखा था ओथ, ओके टाटा हॉर्न प्लीज, क्योंकि उसका सर वो ट्रक्स की तरह थोड़ा सा टेढ़ा होता था हमेशा। तो ओथ मेरे हस्बैंड और मेरे साथ 2-2.5 घंटे मकलियोडगंज से त्रियुण तक चल के, आधा रास्ता हमारे साथ चल के गया। हम वापस आए 1 साल बाद। मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलिए हम जाके उसे ढूंढते हैं, देखते हैं वो मिलेगा कि नहीं। मेरे हस्बैंड अब तक उनको आदत पड़ चुकी है ऐसे क्रेजी रिक्वेस्ट की कि चलो पहाड़ चढ़ते हैं कुत्ता ढूंढने। वो कुत्ता हमें मिला, और बल्कि मैं नहीं, उसने मुझे ढूंढा। वहाँ पे नहीं जहाँ पे धर्मकोट पे हम थे, हम वापस जब मकलियोडगंज उतर आए, मैं और डॉग्स के साथ खेल रही थी। सडनली देखा मेरे हस्बैंड पीछे की तरफ देख रहे थे, तो मैं पीछे मुड़ के देखा तो वो चल के आके मेरे पैरों पे बैठ गया। मैं वहीं पे मेरा रोना शुरू, और उस दिन मैंने तय किया कि जो मुझे वफादारी यहाँ से मिली है, आई वुड लाइक टू मेक माई लाइफ अबाउट रिटर्निंग दैट लॉयल्टी। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग नाउ। तब आपने मतलब ये एनिमल वेलफेयर पैशनेटली आपने फॉलो की? तो कॉलेज के बाद मैं अपने मैंने पहले फ्रेंडिकोज वाइल्ड लाइफ SOS में एक्चुअली काम शुरू किया। तो कॉलेज में भी क्योंकि मैं वहाँ पे मुझे सारे डॉग्स का पता चला, वहाँ पे मुझे लगा कि हर कॉलोनी में और हर एरिया में अमीर गरीब लोगों को लगता है कुत्तों से प्यार करने वाले लोग नहीं हैं। हमने जो रिक्शा वाले के पास अपने लिए 10 रुपए की रोटी खाने के पैसे नहीं होते, वो अपनी रोटी बांटता है, कंबल बांटता है। ये हमने बचपन, अब मुझे शर्म आती थी कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो अगर मैं उन तक मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचा पाऊं, जो इनके लिए फैसिलिटीज है, अगर हम उन तक पहुंचा पाए तो कई ज्यादा कुत्तों का हम देखभाल कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारी संस्था का नाम नेबरहुड वूफ है, क्योंकि हर नेबरहुड में इंसान भी है, कुत्ते भी हैं, और दोनों साथ में मिलके, और अगर साथ में मिलके काम करेंगे तो हम कई ज्यादा जानवरों का ख्याल रख पाएंगे। तो वहाँ से नेबरहुड वूफ का सपना शुरू हुआ। लेकिन वाइल्ड लाइफ SOS में काम करने का, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी 18 साल की, तो मेरे पिताजी ने बोला देखो आपको ना काम करना सीखना होगा पहले, आप इफ़ेक्टिव ही नहीं रह पाओगे जब आपके पास कोई प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन करी, और एजेंसी में मैंने जो 2-2.5 ऑलमोस्ट 4 साल काम किया, वो नेहरू प्लेस में था। तो मैं यहाँ से, और उन्होंने मुझे अपनी 12 साल पुरानी गाड़ी दी थी परफेक्ट कंडीशन में, कि टायर चेंज करना सिखाया, जब मैं कूलेंट चेंज करना सिखाया कि ये चीज़ें आनी चाहिए। मैंने 1 हफ्ते में उनकी बिल्कुल परफ्यूम्ड गाड़ी, जो सीट्स बिल्कुल परफेक्ट, 1 हफ्ते में उसका बिल्कुल कबाड़ा हो गया, क्योंकि मैं यहाँ से फ्रेंडिकोज ले जाती थी डॉग्स, उनको स्टेरिलाइज करवा के वापस लाती थी। स्टेरिलाइजेशन जब मैंने करना शुरू किया, पोस्ट ऑप केयर इसी घर में होता था, वहाँ से हमने सीखा कि यही एक्चुअली आंसर है। तो हमने अपने नेबरहुड में पहले डॉग्स को गिनना शुरू किया, गिनने से फिर स्टेरिलाइज करना शुरू किया। वहाँ से मैं समझ गई कि ये मेरी कॉलिंग है। ये काम एक्चुअली सबसे पहले, देखिए घाव ठीक करना, एक्सीडेंट्स, इंजरीज, ये तो
ज़रूरी है, इसको तो करना ही है, बट ये बैंड एड है। असली प्रॉब्लम संख्या की है, वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, कुत्तों के लिए भी है। जब ज़्यादा कुत्ते रहते हैं ज़्यादा मरते भी हैं, गाड़ी के नीचे ज़्यादा आते हैं। तो मेरे हिसाब से हल स्टेरिलाइजेशन में है, और इसीलिए फिर हमने अपना पूरा फोकस, हम चाहते थे, क्योंकि जब मैं ले जाती थी सेंटर में मेरा दिल धड़कता था कि ये कुत्ते डरे हुए हैं, उनको इतने प्यार से नहीं हैंडल किया जाता। मैं चाहती थी कि मैं और मैं उनकी भी दिक्कत समझती थी। देखिए, मैं फ्रेंडिकोज को कभी बुरा नहीं कहूँगी, क्योंकि वो भी अपनी तरफ से अपनी मेहनत कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, और ऐसे टाइम में उन्होंने शुरू किया जब इतनी फैसिलिटीज और सुविधाएं थी नहीं। लेकिन और वो भी, अब मैंने देखा है धीरे धीरे वो भी सुधार ला रहे हैं, वो कैचिंग पोल की जगह नेट्स यूज कर रहे हैं, सब कुछ सुधर रहा है। बट मेरा सपना ये था कि मैं एक ऐसी जगह बनाऊं जिस पे लोग भरोसा कर पाएं। एनिमल लवर्स का, जैसे मैंने आपको बताया, इस एक्सरसाइज में उनका बहुत ज़रूरी रोल है। MCD से कई ज़्यादा एफिशिएंट एनिमल लवर्स है अपनी लोकल पॉपुलेशन को संभालने में, कम करने में। तो अगर हम चाहते हैं कि वो जुड़े, तो फिर हमें अच्छे सेफ सेंटर्स, आप मुझे कैसे जानते हो, क्योंकि आपने कभी डॉग्स भेजे नहीं मेरे पास, और क्यों भेजे, क्योंकि आप ट्रस्ट करते हो कि यहाँ पे मेरे डॉग्स को प्यार से रखा जाएगा, मार पिटाई नहीं होगी, खाना खिलाएंगे, प्रोटोकॉल जो होता है, बिल्कुल। और वो ट्रस्ट कैसे आया आप में, क्योंकि हम लगातार वो चीज़ करते आ रहे हैं, और आप और लोगों से भी सुनते हो। तो हमारी कोशिश ही ये थी कि जितने ज़्यादा लोग मिल पाए, तो उसलिए फिर पिछले 9 साल से मेरा जंग रहा है एक साफ सुथरा अच्छा ABC सेंटर चलाने में। और अब है कि हम पूरा दिल्ली का सिस्टम सुधारे, फिर इंडिया का सिस्टम सुधारे। ये अगर मैं कर पाऊँ तो आई विल कंसिडर माई सेल्फ वेरी सक्सेसफुल। आपको क्या लगता है कि जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं स्ट्रीट पर? जैसे मैंने आपको बताया, जब मैं कॉलेज में थी, जो चीज़ें मैंने तब ऑब्जर्व करी, वो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आज भी वही चीज़ें हैं। फ़र्क ये है कि अब थोड़ा सा ज़्यादा अवेयरनेस है, लोगों को इस काम के बारे में ज़्यादा जानकारी है। कई ज़्यादा लोग हैं जो एक्चुअली एनिमल लवर्स हैं, जो एक ब्यूटीफुल नेटवर्क बन गया है। साथ में ज़्यादा रेस्क्यू का काम, पहले शेल्टर में जाते थे कुत्ते, अब एक इतना सुंदर नेटवर्क बन गया है। सबसे पहली बात है आई थिंक सिक्योरिटी। सड़क के कुत्ते के लिए सिक्योरिटी बहुत मुश्किल चीज़ है। कहाँ पे वो सेफ रह पाते हैं, कहाँ पे उनके साथ एक, मेरे ख्याल से अगर आप एक कुत्ते की दिन अगर आप नापो, वो दिन में कितनी बार पिटेगा, वो अपना खाना भटक भटक के ढूंढता है, पानी उसको साफ बहुत कम मिलता है। हम बल्कि हंसते हैं, हम साफ पानी कुत्तों को देते भी हैं, वो जाके नाले का पानी पिएंगे क्योंकि उनको आदत हो गई है उस चीज़ की। फिर ऊपर से जब आपस में कुत्ते ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है, तो बीमारियाँ होती हैं। बीमारी में आप बोल पाते हो मैं बीमार हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, जानवर बोल नहीं पाता, तो वो हम पे निर्भर होता है कि हम इस चीज़ को पहचाने और उसको ठीक करें। आपस में जैसे फीमेल डॉग्स होती हैं, उनके पास चॉइस ही नहीं रहता कि वो मेट, जैसे ह्यूमंस में हम लोग तो कंसेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू है। नो मीन्स नो, एज गर्ल्स वी से दैट ऑल द टाइम, नो मीन्स नो। फीमेल डॉग के पास ये लग्जरी है ही नहीं। उसके पीछे 10-10 कुत्ते घूमते हैं, झगड़ते हैं, फिर उनको मैगेट वुंड्स होता है। आप इमेजिन करो कि आपको कीड़े खा रहे हैं, आप उसके बारे में कुछ कर नहीं पा रहे हो, बस भटक रहे हो इधर से उधर। तो काफ़ी सारी ये मेरे हिसाब से चैलेंजेस हैं, इंजरीज की, डिजीज़ेस की, और खाना पानी ढूंढना, जो एक सिक्योरिटी हम सब कहते हैं, एक बच्चे के लिए, इंसान के लिए, किसी भी जानवर के लिए सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि आपका खाना पीना और रहना, ये 3 चीज़ें आपको मिल रही हैं बिना कोई रुकावट की। जब आपको यही नहीं पता कि आप पानी अगली बार कहाँ से पी पाओगे, तो हम सोच ही सकते हैं कि कुत्ते परेशान हो जाए। फायर ब्रिगेड की लेडर पे चढ़कर, मतलब नीचे उतरकर, जब दिल्ली में बाढ़ आई थी तो वहाँ जाके हमने डॉग्स को बचाया था। तो हम एक्चुअली बेला रोड स्टेरिलाइजेशन सेंटर पे हम 2 दिन से कुत्ते पूरी रात भर निकाल रहे थे। अर्थलिंग्स ट्रस्ट से हमने डॉग्स निकाले थे काफ़ी सारे, 150 के आसपास।
फिर बेला रोड स्टेरिलाइजेशन सेंटर पे हमारे सुनने में आया कि 50 कुत्ते निकल चुके थे, 50-55 कुत्ते फ्रेंडिकोज ने निकाले थे, बट कुछ 20-25 कुत्ते अंदर रह गए थे और वो हमारे कान तक ये खबर आई थी कि वो निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो केनल्स में बंद थे। तो ये सुन के हमारे टीम में हमें बहुत गुस्सा आया। सबसे पहली बात, हमारे पास एक क्लियर लिस्ट होता है कि हमारे पास इतने कुत्ते रहते हैं। अगर मेरे सेंटर पे ये बाढ़ आता तो मेरे पास एक सिंपल करंट शीट है जिस पे आप देख के बता दोगे कि सेंटर पे कितने कुत्ते थे। उनके पास ऐसा एक लिस्ट नहीं था, तो इसीलिए ये कुत्ते अंदर अटक गए थे। तो वहाँ पे घुस नहीं पा रहे थे क्योंकि उस सेंटर का छत, अगर आप देखोगे, छत पानी के नीचे आ गया। मतलब हमने वो बेला रोड स्टेरिलाइजेशन सेंटर का आयरन ग्रिल जो ऊपर लगता है उसको हमने हार्बर की तरह ट्रीट किया है। वहाँ पे बोट्स टाई होके हम उसकी छत पे चढ़ के अंदर जा पा रहे थे। तो पानी का लेवल ही इतना हाई था। फायर ब्रिगेड वाले बहुत हेल्पफुल थे, लेकिन वो सीढ़ी बहुत हिलती है तो सब लोग थोड़ा डर रहे थे। और मेरे लिए एक्चुअली बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम रोज़ ये काम करते हैं। अगर आप मेरे सेंटर में आएंगे, हमारे सेंटर पे अब 5 फीमेल स्टाफ मेंबर्स हैं। हम लड़कियां एक्चुअली काफ़ी बार कुत्ते पकड़ने में कई ज़्यादा, जहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं काम करता, वहाँ दिमाग, हाँ, तो हम बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है हम कई बार कई ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि कुत्ते हमसे इतने सस्पिशियस नहीं होते। तो ये मेंटालिटी तोड़ना उस वक्त तो मेरे लिए वो इंस्टिंक्ट था, जाके वहाँ पे चढ़ना। लेकिन और लोग डर रहे थे और मुझे ये लगता है कि अगर मेरा स्टाफ गया है वहाँ पे, मैं अपने स्टाफ को पीछे कभी नहीं छोड़ पाऊंगी। हम पहले भी पिट चुके हैं ये काम करते करते। अपनी टीम को छोड़ना, मैंने क्या बोला, वफादारी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो दोनों तरफ होता है। मैं अपनी टीम से अगर एक्सपेक्ट करती हूँ तो मेरा भी वहाँ होना ज़रूरी है। तो मैंने वो सीढ़ी पार करके उसके बाद हमने वहाँ से ऑलमोस्ट 11 कुत्ते हमने वहाँ से निकाले। 13 अब हमारे पास 11 है सेंटर पे। तो वो सारे कुत्ते हम लेके अपने पास आए। फायर ब्रिगेड एंड बोट क्लब। अच्छा, मुझे पता चला कि बोट क्लब जो चांदगी राम अखाड़ा पे बोट क्लब है, वो एक्चुअली मेरे स्टाफ के बड़े फैंस हैं क्योंकि बोट क्लब के सारे डॉग्स हमने निकाले थे। और इससे पहले भी जनवरी में उनको डिस्टेम्पर हुआ था, तो हमारी टीम ने जाके वहीं पे इलाज किया था। तो उन्होंने तो बोला था, मैडम हम आपके साथ हैं, आप लोग जानते हो कुत्ते हैंडल करना। तो हम एक टीम बन गए। उनको पता था कि जानवरों को हैंडल करना हमारा काम है और उनका काम है डाइव करना। उन लोगों ने डाइव कर करके 9 फुट पानी में हमारे साथ कुत्ते निकाले, जो हम में करने की हिम्मत कम थी। और उस पानी में इतनी सारी लकड़ी, लोहे के चीज़ें, पता नहीं क्या कुछ वहाँ पे आ गए थे उस पानी। इनफैक्ट फाइनली रात को NDRF ने बोल दिया कि देखो ऐसी बात है, अब हो गया है। और बोट क्लब वालों ने भी हमें यही बोला कि अब क्या फ़ायदा अगर आप कल वापस काम करने के लिए तैयार, आपकी हालत ही नहीं होगी। आज सुबह हमारा स्टाफ मेंबर, क्योंकि स्नेक्स भी तो पेड़ पे चढ़ रहे थे, वो भी तो डूब जाते, तो वो पेड़ों पे चढ़ गए थे। और हम पेड़ों के, इतनी सी जगह है पेड़ों और उसके बीच में, रात में तो हमें भी मतलब दिल धड़क रहा था। लेकिन हम तब वापस आए जब हमने एक्चुअली बोट्स में छान के देखा कि सारे कुत्ते वहाँ से निकल गए और हमें कोई और कुत्ता दिख नहीं रहा। तो आपका, मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा था जहाँ पे आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि आप डॉग्स को रिलीज करने गए और तभी आपका वाटर ब्रेक हो गया। तो उसके बारे में आप बताइए। एक्चुअली मतलब हर किसी में इतना करेज नहीं होता, फुल टाइम प्रेगनेंसी में आप डॉग्स रिलीज कर रहे थे। तो मेरे लिए बहुत, मुझे एक्चुअली ये बोला गया है, हमारे जो ओल्ड विजडम है, कि औरतें जितना ज़्यादा काम करती रहें। आप देखेंगे जो हमारे घर में काम करती हैं, जो खेतों में काम करते हैं, लेबर होते हैं, वो अपने लास्ट दिन तक वो अपने लास्ट दिन, मतलब लिटरली प्रेगनेंसी से 2-3 दिन पहले वो काम कर रहे होते हैं। और शायद इसी उनके पास एक्चुअली सिजेरियंस का और इन सब की सुविधाएं उन तक पहुंचती नहीं है। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं जब तक काम कर सकूं करती रहूं। शायद उससे मेरे बच्चे हेल्दी भी पैदा होंगे। और मेरे ट्विन्स थे, तो बहुत मुश्किल था,
मेरी टीम मुझसे रोज पूछती थी आप कल से नहीं आओगे? वो तो रुके हुए थे कि कब हमें थोड़ी सी आराम मिलेगी, लेकिन मैं जाती थी। इनफैक्ट मैं डॉक्टर के साथ ओटी में खड़ी रहती थी, क्योंकि मैंने हेल्प इन सफरिंग में जाके अपने 5th मंथ में सर्जिकल असिस्टेंस सीखा। और इसीलिए सीखा क्योंकि एक कमी है मुझ में, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं कैसे डिसाइड कर सकती हूँ कि डॉक्टर्स को हायर कैसे करूँ, वो प्रोसीजर क्या है वो मुझे भी ढंग से समझ आना चाहिए। तो मैंने जाके, अब मुझे कई ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैंने जाके पहले तो प्रॉपर्ली इस चीज़ को सीखा। तो बहुत लोग ऐसा नहीं करेंगे। हेल्प इन सफरिंग में वहाँ पे 2-3 बार जा चुकी हूँ। वो वहाँ के निर्मल जी जो अकाउंटेंट है, उन्होंने जब एक्चुअली देखा मुझे और सुना, तो वो प्रॉम्प्टली पता नहीं कहाँ से एक फ्रिज, कूलर, इन सब का इंतजाम किया कि घर का खाना खाना चाहिए आपको, ये सब। बट सारे स्टाफ मेंबर्स ने मिल के हेल्प इन सफरिंग के भी बहुत मेरी मदद करी। मेरे ऑफिस में बिस्तर डाल दिया था क्योंकि पैर सूज जाते हैं 7th-8th मंथ में। तो हाय तो पैर सूज जाएंगे तो चलना मुश्किल हो जाता है, तो मैं हर 10-15 मिनट बाद जाके लेट जाती थी, फिर उठूंगी। तो हम लाल किला पे हर साल 15 अगस्त के लिए कुत्ते उठते हैं, तो मैं एक राउंड छोड़ चुकी थी। 16-15 की रात को हमने शुरू किया, हमने पूरी रात छोड़ा। 16 की रात को फिर हमने शुरू किया, और रिलीजेस के बीच में एक राउंड करके मैं सेंटर वापस पहुंची, तो वहाँ पे स्टाफ ने बोला आप कल हमें खाना खिलाना भूल गई थी। तो फिर हमने दूसरा राउंड शुरू किया, तो वहीं पे मेरा वाटर ब्रेक हुआ और मैं डायरेक्टली सेंटर से अस्पताल गई हूँ। जो मेरा टीम कह रहा था होने ऐसे ही वाला है कि आप यहीं से पहुंचोगे, और हुआ वही। तो इसीलिए हम हर साल बच्चों का जन्मदिन अब सेंटर में ही मनाते हैं। कुत्ते और बच्चे एक साथ बड़ा करना, जितनी खुशी मुझे हुई है, पहली बात मेरे बच्चों की इम्यूनिटी, क्योंकि वो डे 1 से मेरे पापा जब वो घर आए, आप मेरे घर देख चुके हो, वो बाबा आप मेरे घर आके रुक जाओ। यहाँ पे ऐसे कुत्तों को, इतने सारे कुत्तों के बीच में ये प्री मैच्योर थे, क्योंकि ट्विन ज़्यादातर होते हैं ऐसे, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। वो 5 दिन निक्यू में रहे हैं, 2 साल के हो गए हैं। अगर वो बीमार पड़े हैं तो वो ज़्यादा इंसानों की बीमारियां फैली हैं उनको। कैसे? कोल्ड, फ्लू, वायरल, ये सारी चीज़ें कुत्तों में नहीं फैलती। हमने अपने डॉक्टर से, क्योंकि पापा इतने परेशान हो गए थे, उन्होंने बोला था आप डॉक्टर से पूछिए। डॉक्टर ने भी बोला अरे 4 साल तक दूर रखना। हमने बोला 4 साल तक दूर क्यों? काटने का डर। हमने बोला नहीं, वो तो डर हमें है ही नहीं, हमें डर है एटलीस्ट मेरे पिताजी चाहते हैं कि हम पूछे कि क्या डर है ये। और डॉक्टर ने भी हमें साफ साफ बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपके डॉग्स वैक्सीनेटेड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अब अपने, क्योंकि मेरे बच्चे मुझसे भी आगे निकले हैं, उनको इतना प्यार है कुत्तों से। वो डे 1, इनफैक्ट सानिया जो सबसे छोटी वाली है, वो मुझ पे भौंकती थी जब मैं एकदम, क्योंकि न्यू मदर, मुझे भागती थी एक बार एकदम से बच्चों के पास। अगर रोने की आवाज़ आती थी वो मुझे डांट देती थी कि आप दूर रहो, ऐसे नहीं भागते बच्चों के पास। लूफी जो मेरी सबसे बड़ी है, उसने अपने लाइफ के लास्ट महीना वो बच्चों के पास सोई है। उसको समझ आ गया था कि मेरा समय आ गया है और मैं जाने वाली। उसने मुझसे कम समय मेरे बच्चों के साथ ज़्यादा, एक सर पे उनको लिक मिलता था। तो डेव मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मैंने अपने पापा को भी ये समझाया कि मेरे लिए मेरे बच्चों में और मेरे कुत्तों में अंतर नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि आप कहोगे ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन मेरे लिए मेरे बच्चों में और मेरे कुत्तों में अंतर नहीं है। और अब मैं ये और भी स्ट्रेंथ के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि अब मेरे 2 बच्चे हैं और इसीलिए हमने बहुत ध्यान रखा कि इनके बच्चों के कमरे से भी हम कुत्तों को ये ना महसूस करवाएं। जैसे जब बड़े मेरे तो ट्विन्स हैं, बट जब बच्चे भी अलग अलग आते हैं घर में, तो सीनियर जो पहला बच्चा होता है, डर रहता है कि वो जेलस फील करेगा, सारा अटेंशन एकदम से दूसरे बच्चे पे जा रहा है।
हमें यही डर अपने कुत्तों के साथ था कि वो उनको लगेगा एकदम से, और वो हुए हैं निगलेक्ट। ऐसे हो ही नहीं सकता है कि हमने उनको निगलेक्ट नहीं किया, क्योंकि एकदम से 2 ट्विन्स प्रीमैच्योर वो भी आए हैं, मतलब 8.5 months पे वो आए। तो हमें ये ध्यान सफाई का, बहुत सारी चीज़ों का रखना पड़ता था। और लेकिन हमने कभी भी डॉग्स को बच्चों के कमरे में जाने से मना नहीं किया। वो जब उनकी जो शुरू में क्यूरियोसिटी थी वो हमने पूरी होने दी। ठीक है, हम उनको मुंह नहीं लगाने देते थे, वो पास आके सूंघते थे। सारे कुत्तों ने बैठ के मुझे बहुत ध्यान से देखा है और वो समझ गए कि ये मेरे बच्चे हैं। मेरे बच्चे एक्चुअली कई ज़्यादा इंसानों के साथ भी कंफर्टेबल है, उनकी सोशलाइजेशन कहीं ज़्यादा अच्छी हुई है, वो कई ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं बोलने में, चलने में। उन एकदम से अगर वो गिर जाते हैं तो वो रोते नहीं है, क्योंकि उनको कुत्ते गिराते रहते हैं घर में, लेकिन किसी को चोट नहीं लगती क्योंकि हम हैं। मेरा काम क्या है एज अ पेरेंट, अपने बच्चे को सेफ रखना। तो मैं उनको सुपरविजन में, हम दोनों को देखते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं कि कुत्तों को नहीं मारना। बच्चे शुरू में हाथ पैर लगाते हैं, तो हमने बच्चों को, जब से वो उनको समझ है, हमने उनको भी सिखाया कि इनको चोट नहीं पहुंचाना। और मुझे अपने 2 साल के बच्चों में कंपैशन दिख रहा है। आप 2 साल के बच्चों में बल्कि बच्चे तो पकड़ते हैं, उनको समझ ही नहीं है कि मेरे इस एक्शन से सामने वाले को दर्द हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चों में ये समझ आ गई है क्योंकि वो कुत्तों के साथ बड़े हुए हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि पहली बात वो साथ में नहीं रह सकते। और एक चीज़ मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगी, बहुत लोगों को ये लगता है कि बच्चे, मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आए हैं जहाँ पे कुत्ते बच्चों के बाद अग्रेसिव हो गए हैं। इसके साथ एक तरीका है डील करने का, उसका कारण भी है, जैसे हमने समझाया, वो निगलेक्ट फील कर रहे हैं। इसीलिए हमारे घर में बहुत ज़रूरी था कि हम ये कभी ना अपने डॉग्स को फील करा पाए कि उनकी अब जगह हमने हटा दी है, या ये कमरा अब तुम्हारे लिए नहीं है जो पहले था। पहले नहीं होता तो अलग बात होती। तो वो कंसिस्टेंसी उनको भी चाहिए, क्योंकि अब वो हमारे घर के हिस्से हो गए हैं। और क्योंकि हमने ऐसे सोचा, अब हम बेडर घूमते हैं। और बच्चे जाके और अपने से, मतलब पार्क में जब जाते हैं, मानसी और आनंद, वो अपने से 10 साल बड़े जो बच्चे हैं उनको सिखाते हैं कि अपने डॉग्स के साथ कैसे रहें। हमारी अमावस है जो उनको छोड़ती नहीं है, उसको अगर वो कभी बच्चे इसके बिना बाहर जाएं, रोने लग जाती है, दरवाज़ा ऐसे स्क्रैच करेगी, उनको स्कूल से लेके आती है। बच्चों को स्कूल में टीचर बोलती है अमावस आई है आपको लेने, तो बच्चे इतने खुश हो जाते हैं, उनमें एक जॉय आ गया है जीने का। इस कारण उनको नेचर, पत्ते, पौधे, फूल, इन सब चीज़ों में और क्यूरियोसिटी बढ़ी है, और वो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। अभी तो ये होता है ना कि काफ़ी सारे लोग डॉग्स को अबेंडन कर देते हैं, क्योंकि उनके घर में एक नया बच्चा आ जाता है कि बच्चा है, डॉग से इन्फेक्शन हो जाएगा बच्चे को, इसलिए उसको बाहर कहीं शेल्टर में भेज दो, या बाहर रोड पर ही छोड़ देते हैं, या कहीं बांध के चले। बिल्कुल। तो मतलब आपको लगता है कि ये सब ठीक है, या फिर? मेरा तो वफादारी, मैंने आपको बताया, मेरे लिए पर्सनल लेवल पे भी मेरे पेरेंट्स एक्चुअली सेपरेट हुए थे। आपने जो कहानी सुनी है वो बहुत सुंदर कहानी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस कहानी के पीछे दर्द नहीं है। कॉलेज में जो एकदम से मैं अपने फैमिली के साथ रह के एकदम से जो अकेलापन महसूस होता है, सडनली फ्लैटमेट के साथ आप रह रहे हो, लाइन आ जाता है, ये आपका खाना, ये मेरा खाना, एक डिवीजन है, जो फैमिली फीलिंग है वो इतनी, मैं तो भाग रही थी उससे, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको मिस नहीं किया, वो तो कुत्तों ने पूरा किया है। तो जो वफादारी एक वो मैंने ये अपनी आंखों से देखा है, कुत्ता अपनी जान दे देगा किस वफादारी के लिए, वो लिटरली अपनी जान दे सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें उनके साथ ये करना चाहिए। मतलब मैन्स बेस्ट फ्रेंड की जो बात है वो फिजूल में नहीं आई है। कुत्ते कारण से हमारे साथ रहे हैं, इतने सारे जगहों में वो रखवाली करते हैं इंसानों की, जानवरों की। आप पहाड़ों में देखोगे वहाँ पे सारे वर्किंग डॉग्स हैं, उनको आप ऐसे, क्योंकि आपके घर में बच्चा इतना करते हैं, लोग उठा के दूर रख दिया, दूर छोड़ दिया, बांध के रख दिया, ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है।
मैं तो कोशिश यहाँ करती हूँ, मुझे कभी भी ऐसा अगर मेरे सामने आया है कुत्ता जिसको अबैंडन किया हो, मेरा होता है कि दोबारा ये फिर अबैंडन कभी ना हो। तो हमारी कोशिश हमारी अडॉप्शन में, और नहीं है तो हम हैं आपके घर, हम बनेंगे उनके लिए घर, बट कि वो हमेशा अबैंडन रहेगा अगर हमारे सामने आया है तो वो हम किसी भी हालत पे अवॉइड करते हैं। आप सेंटर पे मिलोगे ऐसे काफ़ी डॉग्स से। तो मैम आप एबीसी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? एबीसी क्या है? तो एबीसी है किसी भी एरिया में कुत्तों की संख्या काबू में लाना, और ये हम स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के थ्रू करते हैं। सर्जिकल होता है ये प्रोसेस, और कोशिश हमारी ये रहती है कि हम एक एरिया को कंसिस्टेंटली एनिमल लवर्स के साथ जुड़ के वहाँ के डॉग्स को पकड़ के स्टेरिलाइज करके वापस उसी जगह में छोड़ना, जो कानून एबीसी डॉग रूल्स 2001 प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट के जरिए कानून है। तो चलिए मैं आपको अपना सेंटर घुमा लेती हूँ। ठीक है, चलो।